डी चौथा नंबर है, ई 5वें नंबर पर, क्रमशः टीम एफ 6ठे क्रम पर है। जो लोग प्रश्न करेंगे, प्रश्नकर्ता टीम का जो क्रम है उसको भी मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। टीम ए से प्रश्न करेंगे टीम एफ, टीम बी के प्रश्नकर्ता होंगे टीम सी से, टीम सी के प्रश्नकर्ता टीम ई, टीम डी से प्रश्न करेंगे टीम ए के प्रतिभागी, टीम ई से प्रश्न करेंगे टीम बी के प्रतिभागी और टीम एफ के प्रश्नकर्ता होंगे टीम डी। जय श्रीवास। जय श्रीवास। वो भी नहीं, वो भी नहीं। जय श्रीवास। Good morning, sir. सर, आपकी उपस्थिति हमारा सौभाग्य है। हम सरस हृदय से स्वागत करते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक मंडली के विद्वजनों का, जो निरंतर अपने अध्यापन कौशल और ज्ञान की अविरल धारा से प्रयाग की पावन मिट्टी को सिंचित करते रहे हैं। आज इन बच्चों को आशीर्वाद देने हमारे बीच आसीन हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आप लोगों का। विभिन्न शहरों, विभिन्न प्रांतों से वहाँ की संस्कृति, खुशबू, बानी और वहाँ की रवानी लेकर आए अथक परिश्रम, दृढ़ता और निष्ठा के साथ बच्चों का भविष्य और राष्ट्र का निर्माण करने वाले श्रद्धेय गुरुजनों, आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद आप सभी का नमन करते हुए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। स्वागत है अलग अलग विद्यालयों से आए सभी बच्चों का, जो राष्ट्रीय प्रगति का वाहक बनने के लिए दिन रात अपने कंधों को मजबूत कर रहे हैं। अब मैं प्राचार्य महोदया से अनुरोध करूंगा कि सम्मानित सदस्यजनों को हम लोग आज के प्रतियोगिता के आरंभ करने के पहले शुरुआत करते हैं गणपति वंदना से।
मगर 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 सा मोदक प्रिय जग मंगल दाता मोदक प्रिय जग मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु दीजे सबदायक कृपा सिंधु दीजे सबदायक दपा 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 मगर दपा 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 मगर दपा सानी दपा मगर सा गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। से हमारा तादात्म्य और अनुराग प्राचीनतम है। हम भारतवासी केवल अपने इष्ट की ही पूजा नहीं करते बल्कि प्रकृति की भी उपासना करते हैं। वृक्ष, नदी, वायु, अग्नि और पर्वतों की भी वंदना करते हैं। यह भारतीय संस्कृति ही है जो चांद को मामा के रूप में स्वीकार करती है और हम भारतवासी ग्रहों को भी संतुलित रखते हैं और ग्रहों की भी आराधना करते हैं। इसी क्रम में ये बच्चे नवग्रह पर आधारित नृत्य आप सबके सामने हैं। सूर्य मंत्र जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महागतिं तमोरिं सर्वपापग्नं सूर्यां प्रणमाम्यहम् जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महागतिं तमोरिं सर्वपापग्नं सूर्यां प्रणमाम्यहम्। मैं भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ जो दिन के कारण है, जो समस्त अंधकार को दूर करते हैं, जो सभी पापों को नष्ट करते हैं, जिनका तेज अपरिमित है, जो कश्यप के पुत्र हैं और जिनका वर्ण जपा के पुष्प की भांति लाल लाल है। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महागतिं तमोरिं सर्वपापग्नं सूर्यां प्रणमाम्यहम्। चंद्र मंत्र तुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणम्। सतिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणम्। मैं चंद्रदेव को प्रणाम करता हूँ जिनका वर्ण दधि, शंख और हिम के समान है, जो समुद्र मंथन के समय
क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हैं, जो भगवान शिव के ललाट को सुशोभित करते हैं और जो स्वयं अमृत है। प्रतिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणम्। मंगल मंत्र। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। मैं मंगल ग्रह को प्रणाम करता हूँ, जो सबका कल्याण करते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी आभा विद्युत के चमक के समान है, जो चिर कुमार हैं और जो शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। बुध मंत्र। प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। मैं बुध को प्रणाम करता हूँ, जिनका वर्ण प्रियंगुलिका की तरह श्याम है, जिनका रूप अप्रतिम है, जो अत्यंत बुद्धिमान है, जो चंद्रमा के पुत्र होने के कारण माधुर्य और सौम्यता के गुणों से युक्त हैं। प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। बृहस्पति मंत्र। देवानां च मुनीनां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। देवानां च मुनीनां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। मैं बृहस्पति को प्रणाम करता हूँ, जो देवताओं और ऋषियों के गुरु हैं, जिनका वर्ण स्वर्ण के समान है, जो बुद्धि से संपन्न है और जो तीनों लोकों के स्वामी है। देवानां च मुनीनां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्।
की आभा के समान श्वेत वर्ण के हैं। हिमकुंद मृणालाभं वैद्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं शुक्रं प्रणमाम्यहम्। शनि मंत्र। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। मैं मंद गति से चलने वाले शनि देव को प्रणाम करता हूँ, जो छाया और मार्तंड से उत्पन्न हुए हैं, जिनके बड़े भाई यम हैं, जो रवि के पुत्र हैं, और नीले कमल के समान जिनकी आभा है। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। राहु मंत्र। अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। जिनका शरीर आधा है, केवल शीर्ष भाग ही है, फिर भी महावीर हैं, और सूर्य एवं चंद्र दोनों का विमर्दन करने वाले हैं। सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए उन राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। केतु मंत्र। कुसुम संकाशं तारिकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। कुसुम संकाशं तारिकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। पलाश के फूल के समान जिनकी कांति है, सारे तारकों और ग्रहों के जो शीर्ष हैं, जिनका स्वरूप रौद्र और घोर रौद्रात्मक है, उन केतु को मैं प्रणाम करता हूँ। कुसुम संकाशं तारिकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। तं केतुं प्रणमाम्यहम्। तं केतुं प्रणमाम्यहम्। प्रतियोगिता को आरंभ करने के पहले मैं सबसे पहले जो आज निर्णायक मंडल के सम्मानित सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं
उनके बारे में उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं बताना चाहूँगा। इसके बाद प्रतियोगिता का आरंभ होगा। निर्णायक मंडल के हमारे जो पहले सदस्य हैं आज, डॉक्टर विनम्र सेन सिंह। आप पूर्व में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी काम कर चुके हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कवि, व्यंग, रचनाकार, ललित निबंधकार और आलोचक के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्तंभ आलेख, कविताएं एवं आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। शैक्षणिक के अलावा अनेक प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वाह श्रीमान जी करते हैं। आप पूर्व में सहायक कुलानुशासक इलाहाबाद विश्वविद्यालय रह चुके हैं। आप सदस्य हैं राजभाषा समिति के, सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण इलाहाबाद विश्वविद्यालय, साथ ही साथ आप अध्यक्ष हैं इलाहाबाद कविता क्लब के। सर, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आपका यह आशीर्वाद उन बच्चों को मिलेगा। निर्णायक मंडल की हमारी जो महोदया हैं, दूसरी सदस्या हैं, डॉक्टर आशा उपाध्याय। आप पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग एसएस खन्ना पीजी कॉलेज इलाहाबाद में। 43 वर्षों का आपका अध्यापन में अनुभव है और अध्यापन कार्य में तल्लीन है। हिंदी आलोचना, आधुनिक हिंदी काव्य और स्त्री विमर्श में विशेष रुचि एवं अध्ययन, स्त्री, समय, समाज और शब्द, आलोचना दृष्टि और डॉक्टर रामविलास शर्मा, हिंदी आलोचना का वाम पक्ष, साहित्य, संवाद और विमर्श, शब्द और संवाद आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। कई सम्मान भी आपको मिल चुका है। बाबू गुलाब राय सम्मान, हिंदुस्तानी एकेडमिक द्वारा सम्मानित, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड, वाग्देवी सम्मान, साहित्य निधि सम्मान। ये सम्मान आपके उत्कृष्ट व्यक्तित्व के परिचायक है। आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैडम, निर्णायक मंडल के हमारे तीसरे सम्मानित सदस्य हैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र। आप सहायक प्रोफेसर हैं एमडी पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। आपने 2003 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डीफिल किया। विषय था नागार्जुन के उपन्यासों में आंचलिकता और व्यापकता के तत्वों का मूल्यांकन। महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध की भूल गलती, 21वीं सदी का महाकाव्य चिदाभास और उसकी महाकाव्यता, जेंडर की अवधारणा और अन्या से अनन्या आदि अनेक शोध लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं श्रीमान जी की। चिदाभास दर्शन, 20वीं सदी के प्रमुख कहानीकार, समकालीन कहानीकार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप कई प्रशासनिक दायित्व और सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करते हैं। आप हिंदुस्तानी एकेडमी के सदस्य हैं। आप साहित्य सम्मेलन भारतीय इतिहास के भी सदस्य हैं। संकलन समिति, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, मातृ स्नेह फाउंडेशन प्रयागराज, साथ ही साथ घटना चक्र और यूथ कंपटीशन टाइम्स लेखक मंडल के भी आप सदस्य हैं। शहर समता दैनिक साप्ताहिक समाचार पत्र के आप उप संपादक भी हैं। श्रीमान जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत और आशा है कि इन बच्चों को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। एक बार पुनः मैं जो प्रतियोगिता के नियम हैं इनको बता दे रहा हूं और इसके बाद अविलंब हम लोग प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो कि मैं टीम का जो क्रम है वो पता है आप सभी प्रतिभागियों को, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। पहले नंबर पर टीम ए, दूसरे क्रम में टीम बी, फिर इसके बाद टीम सी, टीम डी, टीम ई, टीम एफ क्रमशः है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो हस्तक्षेपक रहेंगे या प्रश्नकर्ता जो हैं उनका जो क्रम है
उसे भी आप लोग ध्यान से गौर से सुने और जो प्रश्न करता है वो भी अपना कहीं लिख लें, नोट कर लें। टीम ए के प्रश्नकर्ता होंगे टीम एफ। टीम एफ के प्रश्नकर्ता टीम ए से प्रश्न करेंगे। टीम सी के प्रश्नकर्ता टीम बी से प्रश्न करेंगे। टीम ई के प्रश्नकर्ता टीम सी से प्रश्न करेंगे। टीम ए के प्रश्नकर्ता टीम डी से प्रश्न करेंगे और टीम बी के प्रश्नकर्ता प्रश्न करेंगे टीम ई से। टीम एफ के जो पक्ष और विपक्ष के वक्ता हैं उनसे प्रश्न करेगा टीम डी। ठीक है, स्पष्ट है सभी को? आप सभी को पता है कि ये जो क्रम है ये क्रम ड्रा के माध्यम से निकाला गया है और उसी क्रम के अनुसार आज आपको यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। आप किसी भी प्रतिभागी को नाम नहीं लेना है किसी भी रूप में अपने विद्यालय का। अपने पहचान को आपको छुपाए रखना है। यहाँ पर आपकी पहचान सिर्फ आपके विचार और आपकी वाणी है। जो प्रश्न करता है वो भी ध्यान दे, प्रतिपक्ष या क्रॉस प्रश्न उनको नहीं करना है। एक प्रश्न पक्ष के वक्ता से और दूसरा प्रश्न वो एक प्रश्न विपक्ष के वक्ता से करेंगे। ठीक है, पक्ष और विपक्ष का जो क्रम है, सबसे पहले टीम से पक्ष के वक्ता अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद विपक्ष के वक्ता वो एक प्रश्न का सामना करेंगे पक्ष के वक्ता, और उसके बाद फिर विपक्ष के वक्ता आएंगे, वो भी अपने प्रश्नकर्ता के प्रश्न का सामना करेंगे। और बोलने के लिए जो समय आपको दिया गया है वो है 4 मिनट 3 मिनट 30 सेकंड पर एक चेतावनी की ध्वनि होगी, घंटी बजेगी। इसका मतलब कि आप सावधान हो जाएंगे। अगर आप 4 मिनट के ऊपर समय लेते हैं तो दंड स्वरूप आपके अंक कट जाएंगे। ठीक है, जो प्रश्नकर्ता के लिए समय है वो 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में प्रश्न करना है और जो पक्ष या विपक्ष के जो वक्ता होंगे उनको जवाब देना है, उसका उत्तर देना है तर्कसंगत ढंग से। पढ़ने की अनुमति नहीं है, किसी भी हालत में पक्ष या विपक्ष के वक्ता को पढ़ने की अनुमति नहीं है। कागज और कलम उनके हाथ में नहीं होगा। हाँ, प्रश्नकर्ता जो हैं वो कागज और कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों प्रतिभागियों का मिला करके जो अंक आएगा, पक्ष के वक्ता, विपक्ष के वक्ता और साथ ही साथ उस टीम के प्रश्नकर्ता का जो अंक होगा, ये तीनों जोड़ करके अंतिम परिणाम की घोषणा होगी। ठीक है, निर्णायक मंडल के पास भी आपका सांकेतिक नाम ही होगा, वास्तविक नाम नहीं होगा। टीम ए, टीम बी, टीम सी के अनुसार ही अंक प्रदान किए जाएंगे आप लोगों में। ठीक है, और प्रतिभागी आप लोगों को कहीं कुछ भ्रम, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ये विचारों की आंधी के पहले का सन्नाटा है और इतना सन्नाटा ठीक नहीं लगता। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए और जो पंक्तियां आप लोगों के लिए, आपके हौसले के लिए। अय पर्वतों मत इठलाओ इतना, आप लोगों के लिए भी है, इधर भी। ठीक है, मैं उधर भले देख रहा हूं। अय पर्वतों मत इठलाओ इतना, हमारे हौसले तुमसे बुलंद हैं। अय चट्टानों मत टकराओ मुझसे, अय चट्टानों मत टकराओ मुझसे, हम फौलाद लेकर आए हैं। अय हवाओं मत इठलाओ इतना, तुझे अंदाजा नहीं है मेरी ताकत का। न जाने कितने ही तूफानों को शिकस्त देकर आए हैं। तो हंसते रहिए और पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में आप लोग अपना पूरा दमखम लगाइए। और अब मैं प्रतियोगिता के संचालन के लिए विद्यालय की छात्रा अनुष्का और छात्र शाश्वत को यहाँ पर बुलाऊंगा। सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक वंदन। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम टीम ए के पक्ष के वक्ता को हम आमंत्रित करते हैं।
टीम ए के पक्ष के वक्ता आप अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय जन, मेरी आवाज स्पष्ट सुन पा रहे हैं? प्रतिभा प्रस्फुटन के सुअवसर पर आप सभी सुवेग के सम्माननीयों को सभाजनों को मेरा कोटि कोटि नमों को वाणी प्रदान करने हेतु मैं आपके समक्ष हूँ। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में यह पंक्तियां अत्यंत सटीक हैं। मारतंड का उदय हुआ, घनघोर तिमिर शर्माता है, शब्द सारथी बनकर जो उज्जवल राष्ट्र को गाता है। धरती को धड़कन देकर शिक्षा का स्वयं उच्छ्वास लिखा जाता है। कुटिल कुचाली क्रूर पृष्ठ पर बलिदानी उल्लास लिखा जाता है। क्षितिज तक शौर्य के बल पर स्वयं दिनमान बदलता है। नूतन परिवर्तन की स्वीकृति पर स्वयं सम्मान बदलता है। मैं इस नई शिक्षा नीति के आगाज का पुरजोर समर्थन करता हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यदि बदलाव नहीं आया तो व्यवस्था जड़ हो जाएगी और अनेक पीढ़ियां मूर्तिबद्ध निर्निमेष अपने पतन को ताका करेंगी। एक बालक अपनी शिक्षा का आरंभ माँ की पाठशाला से करता है और तभी वह अपने पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखता है, बोलना और पढ़ना सीखता है। इतना ही नहीं, गिरकर संभलना भी वह माँ की प्रेरणा से ही सीखता है। और माँ अपनी भाषा द्वारा ही अपने बच्चे को इस नौर में प्रशिक्षित करती है। गौर करने की बात यह है कि बच्चा यह समस्त कर्तव्य हंसते और खेलते हुए सीख लेता है। तो यदि इस पृष्ठभूमि पर मातृभाषा को कक्षा 5वीं तक पढ़ाने का माध्यम चुना गया है तो इसमें अनुचित क्या है? इतिहास गवाह है कि यदि मानव रूपी श्री राम को उनकी प्राथमिक शिक्षा माँ से ना मिली होती तो वह आदर्शों की कसौटी पर मर्यादा को छूते नजर न आते। यदि श्री कृष्ण को उनकी प्राथमिक शिक्षा माँ यशोदा से ना मिली होती तो वह धर्म की मिसाल कायम करते दर्शित ना होते। यही नहीं, भक्त प्रहलाद और नचिकेता जैसे अनेक महानायक सद्गुणों के भंडार से पुष्टित धरती माँ को गौरवान्वित ना कर पाते। मातृभाषा में शिक्षण ही वह माध्यम है जो सरलता से दक्षता के लक्ष्य मार्ग को तय करने में सक्षम है। नींव यदि मजबूत हो तो भवन टिका रहता है। यह अक्षरशः सत्य है। मेरे प्रतिवक्ता मित्र इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि राष्ट्रीय शैक्षिक नीति सामर्थ्य, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। यही नहीं, नई शिक्षा नीति छात्र के बहुआयामी विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी बल देती है ताकि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में केवल रोजगार प्राप्त करने के लक्ष्य को बलवती किया जाता है। यही कारण है कि संस्कारों की बलिवेदी पर छात्र सद्गुणों का होम लगाते नजर आते हैं। शालीनता, सभ्यता, मानवता और नेकी का स्थान भ्रष्टाचार और अमर्यादित आचरणों ने ले लिया है। यदि नई शिक्षा नीति को प्रकाश में न लाया गया होता तो भविष्य में प्रत्येक समाज में एक दुर्योधन धर्म की दीवार को चकनाचूर कर अमानवीय ठास करता शिक्षा के तथ्यों को पैरों तले रोनता दिखाई देता। मेरे मित्र, बता देना चाहता हूं कि देश में IIT और IIM के समकक्ष बहुविषय की शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे तथा मान्यता और विनियमन की एक ही सूची का उपयोग सार्वजनिक और निजी दोनों शैक्षिक निकायों के लिए समान होगा। जिस क्षमता आधारित आदर्श समाज की स्थापना का सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था उसका बिगुल बच चुका है। महोदय, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के उस पहलू की ओर जहां अनेक डिग्रियां हासिल कर युवा बेरोजगारी और भुखमरी की चपेट में आकर आत्महत्या जैसे घातक एवं दर्दनाक कारनामों को अंजाम देते हैं या फिर पढ़ लिख कर भी अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अतः मैं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में इन पंक्तियों से अपने भावों को विराम देता हूँ। विश्व 80 का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। चेतना जागी अभी, अब देश श्रम की ओर है, मन जुड़ा है शाख से, मानुष वृक्ष का सिर मोर है। कर्म का विस्तार अब अंधकार टल कर रहेगा, कर रहे संकल्प हम भी, ताप अब शीतल बहेगा। जय हिंद, जय भारत। अब टीम F के प्रश्नकर्ता आएं और अपने प्रश्न करें। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात। और मेरे मित्र, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस नई शिक्षा नीति का महिमा मंडन किया। आपने अपने कथन में यह जिक्र किया कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड में
फॉर्मल शिक्षा 7 साल की उम्र में शुरू होती है, परंतु हमारे इस नई शिक्षा नीति में यह केवल 3 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि इस नई शिक्षा नीति में कम उम्र में हम अभिभावक अगर अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और वहां पर सिर्फ खेलने के लिए ही भेजें, तो क्या यह उचित होगा? मित्र, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपने शायद मेरे तथ्यों पर गौर नहीं किया। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि भारत को यदि विश्व गुरु माना जाता रहा है तो उसका आधार केवल आदर्श, मानवीय मूल्य और कौशल दक्षता पर आधारित शिक्षा नीति ही है। जिस गीता ग्रंथ का उल्लेख इतिहास में है, उसका एक एक शब्द आज भी प्रासंगिक है और प्रेरणा देने का कारण बना हुआ है। तभी तो अर्जुन जैसा विश्वविख्यात चरित्र गढ़ा जा सका। और यदि वर्तमान शिक्षा नीति के द्वारा हम कौशल शिक्षा को महत्व देकर रत्नों का सृजन कर सकते हैं, तो इसमें अनुचित क्या है? व्यक्ति यदि बीमार हो तो उसका उपचार किया जाता है, अंतिम संस्कार नहीं। और हम भी नई शिक्षा नीति द्वारा पुरानी शिक्षा नीति का उपचार ही कर रहे हैं। अतः मैं नई शिक्षा नीति का पक्ष लेते हुए अपने भावों को चंद पंक्तियों के साथ विराम देता हूँ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये नीति मांगती सबसे युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। उम्मीद है मेरे उत्तर ने आपको संतुष्ट किया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी क्रम में अब मैं टीम ए के विपक्ष के वक्ता को बुलाना चाहूंगी। के समन्वय में नई शिक्षा नीति का स्पर्श करते हुए आप सभी को कोटिशः सादर नमन। मैं विषय के विपक्ष में अपने भाव आपके समक्ष रखने हेतु प्रस्तुत हूँ। नई नीति लेकर आए हैं सत्ता की आग बुझाने को, हवन कुंड में झोंक रहे हैं मानवता फिर अकुलाने को। शिक्षा का आधार बना है मानव मन भरमाने को, माटी के पुतले बन बैठे हैं आदर्शों का दाग लगाने को। भाग्य विधाता समझ रहे हैं भारत की नींव हिलाने को। महोदय, नई शिक्षा नीति मेरी दृष्टि में कौशल विकास का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें युवा पीढ़ी अभिमन्यु सदृश प्रवेश तो कर सकेगी, किंतु ऐसे भ्रमित होगी कि आकर्षण में खोकर अपने सामर्थ्य को ताक पर रखकर प्रत्येक क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास करेगी और हीन भावना से ग्रसित हो निराशा के दायरे में कुएं का मेंढक बनकर रह जाएगी। मेरे प्रतिवक्ता इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि नूतन शिक्षा प्रणाली में जब कौशलात्मक बहुआयामी नीति के तहत अनेक कौशल आधारित विषयों का चयन करना होगा तो न सिर्फ छात्र बल्कि उनके अभिभावक भी दुविधाजनक स्थितियों का सामना करेंगे और विद्यार्थी भ्रमित हो मानसिक बोझ के तले निराशा का शिकार होंगे। मैं इस नई शिक्षा नीति के पक्षधरों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये निराशा का दलदल युवा पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए उचित है? कदापि नहीं। नई शिक्षा नीति लागू करने में शिक्षाविदों और विज्ञजनों का यह दावा है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं जानना चाहती हूँ, वे उत्तर में तक्षशिला, पूर्व की ओर नालंदा और विक्रमशिला, सौराष्ट्र में वल्लभी तो दक्षिण में कांथालू, रसाला जैसे शिक्षण संस्थान कहाँ से लाएंगे? और यदि लघु प्रयास कर भी सके तो युवा पीढ़ी को लव कुश बनाने हेतु महर्षि वाल्मीकि का, अर्जुन बनाने हेतु गुरु द्रोण का, राम लक्ष्मण जैसा चरित्र सृजन हेतु गुरु विश्वामित्र का, विवेकानंद बनाने हेतु राम कृष्ण परमहंस का और भीष्म जैसा चरित्र गढ़ने हेतु गुरु परशुराम का प्रादुर्भाव कर सकेंगे? तो इसका उत्तर ना ही होगा। मेरे प्रतिवक्ता कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा एक बेहतर विकल्प है, किंतु मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाल्य अवस्था ही वह पायदान है जहाँ कच्ची मिट्टी को आकार दिया जाता है और यदि इस अवस्था में उसे केवल मातृभाषा में ज्ञान अर्जन का अवसर मिला तो निश्चित ही 6वीं कक्षा में अंग्रेजी से संपर्क उसके कमजोर नींव का आधार बनेगा। मुझे बताएं, भारत विश्व गुरु कहलाया अपने संस्कारों और आदर्शों की पृष्ठभूमि पर टिके रहने के कारण। इस नई शिक्षा नीति में इन मानव मूल्यों का स्थान कहाँ है? क्या एक भ्रमित शिक्षा नीति पाश्चात्य सभ्यता के मोह रूपी नागपाश से भारतीय युवाओं को गरुड़ सदृश मुक्ति दिला सकेगी?
मेरे मित्र, बोध कराना चाहूंगी जेएनयू के पूर्व चांसलर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी ने नई शिक्षा नीति पर जो मसौदा तैयार किया उसे सांसदों, नेताओं, पूर्व शिक्षा मंत्रियों और राजनेताओं द्वारा सुझाव के पश्चात ही स्वीकृति प्रदान की गई। जब शिक्षा की बागडोर ही उन हाथों में सौंप दी गई है जिनकी भर्ती के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान तक नहीं है, तो फिर बताएं, नई शिक्षा नीति में भारत के गौरव की नींव छिपी होने की कल्पना करना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। दे रहा है शिक्षा का दर्द जब आवाज दर तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। जब बाहरों को खड़ा नीलाम पतझड़ कर रहा हो, तुम रहे चुप तो कहो यह आशियाना कहे क्या कहेगा। धन्यवाद। अब हम टीम एफ के प्रश्नकर्ता को आमंत्रित करना चाहेंगे, वे आए और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। आप सभी का पुनः अभिनंदन। वहाँ मित्र, आपने अपने कथन में तो आलोचना का ज्वार ला दिया। आपने विद्यार्थियों के समस्याओं की कपोल कल्पना तो कर ली, लेकिन हितों पर ध्यान नहीं दिया। आपको तो पता ही होगा कि इस नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधा का एक प्रावधान है जिसका नाम है मल्टीपल एग्जिट और एंट्री। इस सुविधा के तहत कोई भी छात्र यदि किसी भी कारणवश पढ़ाई छोड़ता है तो उसे पढ़ाई के समयावधि के अनुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही अगर वो आने वाले समय में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे पहले वर्ष से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यह आपको इस नई शिक्षा नीति की अच्छाई नहीं लगती? मित्र, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपके कहने का तात्पर्य तो यही लगता है कि नई शिक्षा नीति भारत का भविष्य बदल देगी, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं, क्योंकि शिक्षा में कितना भी परिवर्तन क्यों ना कर दिया जाए, ये नई शिक्षा नीति के पक्षधर भारत को गौरव की खान बनाने वाले नालंदा के प्रसिद्ध आचार्य शील भद्र धर्मपाल चंद्रपाल और तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य का चरित्र भी सांचे में ढालकर चंद्रगुप्त जैसा शिष्य भारत की झोली में डाल सकेंगे? संभवतः नहीं। ये शिक्षा है किसी ढोंगी बाबा का समागम नहीं, जहाँ 1 रुपए की जगह 1000 रुपए दे दिए तो कृपा आती रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही किसी कला में पारंगत होने के साथ भी है। कौशल शिक्षा के लिए 10 दिन तक बिना बस्ते के कौशल सीखने का अवसर मिला और विद्यार्थी किसी कला में दक्ष हो गया, यह मान लेना संभव नहीं। तो फिर वर्तमान परिस्थितियों में मुझे आपका प्रश्न ही असंगत प्रतीत होता है। अपना विरोध चंद पंक्तियों में प्रकट करती हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त है भारत की नींव डुबोने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल शिक्षा चीख रही है, चीख सुनाने आई हूँ। आशा करती हूँ आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे। धन्यवाद। क्रमानुसार अब हम टीम बी के पक्ष के वक्ता को आमंत्रित करते हैं, वे आएं और अपना विचार प्रस्तुत करें। उगते हुए सूरज का यह सुनहरा पैगाम है, आने वाला कल भारत के युवाओं के नाम है। समस्त निर्णायक मंडल एवं सभी प्रस्तुत गणों को मेरा शुभ नमन। आज दिए गए इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। बदलाव प्रकृति का नियम है और समय की मांग, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नई शिक्षा नीति की 29 जुलाई 2020 को घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत हमारे देश के युवाओं को उन्नतिशील और प्रगतिशील मार्ग दिखाया जाएगा। यह नीति यह नहीं सिखाती कि हमें क्या सोचना है, बल्कि उससे बढ़कर यह सिखाती है कि हमें कैसे सोचना है। इसके अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था 5-3-3-4 की प्रक्रिया में होगी, यानी इसे अलग अलग चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों की क्षमताओं का आंकलन किया जाएगा, ना कि उनकी याददाश्त का। और जैसा कि हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नतिया है सब उन्नति को मूल। तो इस बात में कोई विरोध नहीं है कि जब
बच्चे के स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भाषा एवं घर में बोले जाने वाली भाषा समान होंगी तो वह एक सरल, सहज एवं प्राकृतिक रूप से सीख सकेगा और हमारे देश को स्पष्ट ही आत्मनिर्भर बनाएगा। और तो और कक्षा 6 से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का विकल्प दिया जाएगा, उसका कौशल निर्माण किया जाएगा और जब शुरुआती कक्षाओं से ही उसे ऐसी योग्यताएं दी जाएंगी जहां संगीत, नृत्य, कला आदि में भी उसे पारंगत किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि आज कक्षा 8 से 10वीं के बच्चे प्रिंटर का निर्माण कर रहे हैं, स्वयं वैदिक गणित ऐप बना रहे हैं। तो जब कक्षा 6 से ही उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कोडिंग आदि जैसे विषय सिखाए जाएंगे एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा तो सोच लीजिए कि हमारा देश स्पष्ट ही आत्मनिर्भर बनेगा। अब देखा जाए तो आज हमारे देश के युवा हमारा कल निश्चित करेंगे। यदि उनका आज यशस्वी होगा तभी हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा। और यह नई शिक्षा नीति छात्रों को वह सुविधा प्रदान करती है जहां उन्हें एक विषय के चयन की बाध्यता नहीं होगी, बल्कि अपनी योग्यताओं एवं रुचियों के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। कॉलेज में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट बच्चों को वह सुविधा देती है जहां जीवन भर एक पेशे में ना रहकर अपनी योग्यताओं एवं रुचियों के अनुसार अगर स्नातक डिग्री अगर छोड़ना चाहें तो बीच में छोड़ सकेंगे और फिर अधूरी डिग्री से ही बाद में शुरू कर सकेंगे। अतः आप देख ही सकते हैं कि यह नई शिक्षा नीति कितने विकल्प प्रदान कर रही है, जहां हमारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जीडीपी का 6% हिस्सा व्यय करने की भी बात की गई। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह नई शिक्षा नीति विश्व गुरु के गुरुकुल की नींव रखेगी, जिसकी संरचना तो विश्वोन्मुखी होगी परंतु आत्मा भारतीय होगी। ऐसे युवकों का निर्माण करेगी जो विश्व कल्याण की भावना सहित भारत को गौरव घोषित करेंगे और फिर विजय निश्चित है इस राष्ट्र की संस्कृति की एवं इसके जीवन मूल्यों की, जहां कर्तव्य निष्ठा, आत्मनिर्भरता एवं वैज्ञानिक सोच विकसित होंगे। धन्यवाद। अब टीम सी के प्रश्नकर्ता आएं और अपना प्रश्न करें। मेरे मित्र, आपने अपने तर्कों को स्पष्ट करने का भरपूर प्रयास किया है जो सराहनीय है, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, इसलिए मैं नीट शीर्वे की निर्णायक मंडल की अनुमति से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर महत्व न होता व्यवहारिकता का, केवल सिद्धांत ही सब कुछ होते, पुस्तकालय सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्व कोश ऋषि बन जाते। मेरे मित्र, इस शिक्षा नीति को लेकर आपने जो भी आकर्षक और लुभावने तर्क प्रस्तुत किए हैं वह केवल सुझाव है और आप भी जानते हैं कि किसी भी योजना के कागजों पर और धरातल पर कितना अंतर होता है। जिस योजना के शुरू में ही इतना अगर मगर लगा दिए गए हैं, धरातल पर जो उसका स्वरूप उतरेगा, मेरा प्रश्न उस स्वरूप को लेकर है, क्या वह सुझावों की भांति इतना आकर्षक होगा? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न का उत्तर इस तरह देना चाहूंगी कि यह भारत देश है जो कि पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि इसमें कोई भी नीति लगाई जाती है तो उसे बहुत सोच समझ कर लगाया जाता है। कितने लोगों के सुझाव ने इस नीति को पारंगत किया है। न केवल हमारे देश की सरकार ने बल्कि शिक्षार्थी एवं शिक्षकों ने खुद इसके लिए सुझाव दिए हैं। और जब बात यह शिक्षा नीति की आती है तो यह केवल सुझाव नहीं है। जब 1986 से चल रही इतनी पुरानी पीढ़ी की बात जब हमें समझ नहीं आती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम भविष्य में पारंगत हो सकेंगे? क्या आप पुराने नियमों से आज की पीढ़ी को मात दे सकते हैं? जवाब नहीं है। तो क्या आप इतनी पुरानी पीढ़ी जो कि 1986 से चलकर आ रही है तो उसका संशोधन होना बहुत जरूरी था, जो कि आज हुआ है। और मैं पूर्ण रूप से कहना चाहूंगी कि इसकी पारंगता एवं इसे स्पष्ट रूप से इस तरह कार्यान्वित किया जाएगा कि हर एक इंसान कहेगा कि यह शिक्षा नीति हमारे भारत देश की भविष्य की एक ऐसी शिक्षा नीति है जो हमारे भारत देश को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएगी और पूर्ण रूप से उन्नति का मार्ग एवं प्रगतिशील मार्ग को प्राप्त कर पाएगी। आशा करती हूँ आप मेरे उत्तर से आप
संतुष्ट होंगे और आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अपना विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय महोदय, निर्णायक मंडल एवं सभी शिक्षकगणों को मेरा सादर नमन। आपकी अनुमति से मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इतने लंबे समय में तो कुंभकर्ण भी जाग गया होता, लेकिन भारत सरकार की नब टूटी है। जहां बात आ रही है शिक्षा नीति की, तो लग रहा हो जैसे तिनके पे पहाड़ खड़ा हो। लोगों की जानकारी कम है और ये शिक्षा नीति बहुत बड़ी। सबसे पहली बात आती है 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने की। महोदय, आप ही सोचिए कि वह बच्चे जो ऐसे परिवार से आते हैं जहां आए दिन तबादले हो, तो उनकी तो जगहें बदलेंगी, स्थानीय भाषा बदलेगी और उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। अच्छी सुविधा को तो छोड़ो, उनको ऐसे शिक्षक नहीं मिल पाएंगे जो उनकी खुद की स्थानीय भाषा में पढ़ा सके। जहां हमारी सरकार कहती है कि वह अपनी जनता का हित चाहती है, तो अपनी जनता में आने वाली इन बच्चों का हित देखना कैसे भूल गई। सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो यह है कि अब 8वीं में के बाद ही अपने विषय चुनने के लिए कहा जा रहा है, जो पहले 11वीं में होता था। जब एक बच्चा 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं पढ़ता है, तब जाके वह समझ पाता है कि 8वीं और 10वीं के विषय में कितना अंतर है। 10वीं में गणित कितनी मुश्किल है और विज्ञान सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि कठिनाई में भी कितना आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर बच्चा 9वीं में ही अपने विषय चुन लेगा तो आगे जाकर उसे बहुत सी समस्या आएंगी। और रही बात कि सरकार आगे चलकर उसे विषय बदलने का भी विकल्प देती है, तो तब तक बच्चों का समय व्यर्थ हो चुका होगा। महोदय, ये भारत है, एक ऐसा देश जहां जब एक बात एक सिरे से दूसरे सिरे जाती है तो उसमें इतना नमक मसाला डाल दिया जाता है कि उस बात का बतंगड़ बन जाता है या राई का पहाड़। ऐसे में हमारी सरकार जहां पिछली इतनी योजनाओं में झूठे वादे कर अपनी बातों से मुकरती आई है, क्या ऐसे में आपको लगता है कि इस योजना में वो झूठे वादे ना करके साफ सुथरे ढंग से इस योजना को लगाएगी? अगर शिक्षा की बात आती है तो हम सरकारी विद्यालयों को कैसे भूल सकते हैं। सरकारी विद्यालयों में पहले से ही अंग्रेजी देर से पढ़ाई जाती है। अगर ऐसे में स्थानीय भाषा को तूफान आएगा तो अंग्रेजी बच्चों से दूर हो जाएगी। पूरे विश्व में अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हम अपनी बात समझा सकते हैं अथवा दूसरों की बात समझ सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की एक साल में 2 बार परीक्षा कराई जाएंगी, परंतु उनमें मानसिक तनाव रहेगा। रही बात आधे साल में आने वाला पाठ्यक्रम अगले आधे साल में नहीं आएगा, जिसके उपरांत बच्चे रटंत विद्या का ध्यान देते हुए अपनी शिक्षा पीछे छोड़ते जाएंगे। सरकार यहाँ कह रही है कि वह आत्मनिर्भर भारत अथवा शिक्षा के नारों पे खड़ा करना चाहती है। आप ही बताइए, क्या वह ऐसी रटंत विद्या का ध्यान देते हुए इन नारों पे खड़े उतर पाएगी? बिल्कुल नहीं। रही बात 3वीं तक की परीक्षाएं ना कराने की, तो आप ही बताइए कि बिना परीक्षा के कैसे बताया जा सकता है कि उस बच्चे ने क्या सीखा है या शिक्षक ने क्या पढ़ाया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में सोचकर सभी यह सोचते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं कैसे होगी। छोटे से लेकर सभी बड़े यह सोचते हैं बोर्ड परीक्षाएं कैसी जाएगी। ऐसे में अगर 10वीं और 12वीं के बोर्ड हटा दिए जाएंगे तो बच्चों पे मानसिक तनाव नहीं रहेगा, जिसके कारण वो लापरवाह हो जाएंगे और अपनी शिक्षा को पीछे छोड़ते जाते हुए बिना चाहते हुए भी अपनी भविष्य को खराब कर देंगे। अपने तर्कों को विराम देते हुए मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा नीति पे वापस से गौर फरमाते हुए इस पे और ज़्यादा बदलाव लाने चाहिए। धन्यवाद। अब टीम सी के प्रश्नकर्ता मंच पर आएं और अपने प्रश्न प्रकट करें। मेरे मित्र, आपने अपने तर्कों को स्पष्ट करने का भरपूर प्रयास किया है, जो प्रशंसनीय है, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है। इसलिए मैं नीट शीर्वे की निर्णायक मंडल की अनुमति से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उगता सूरज बहता दरिया बदलाव की कहानी है, पर शुरू में होता विरोध, ये कहानी भी पुरानी है। मेरे मित्र, बच्चा 9 महीने माँ के घर में रहकर जिस भाषा से परिचित होता है, वही भाषा उसकी स्वाभाविक विकास और आंतरिक क्षमताओं की सहज पोषक होती है। इसी बात को भली भांति समझते हुए चीन, जापान और फ्रांस जैसे देशों ने भी इसे अपनी शिक्षा नीति में स्थान दिया है और आज विश्व की विकसित और आत्मनिर्भर देशों की श्रेणी में है। तो मेरे मित्र, भारत जैसे विकासशील देश में केवल प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण को लेकर आपके मन में आशंकाएं क्यों, जबकि इस स्तर पर भी बाध्यता नहीं बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था भी है? कृपया स्पष्ट कीजिए। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसे आपने चाइना और जापान का उदाहरण दिया, तो हम सभी जानते हैं कि चीन और जापान एक ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा को पूरे विश्व में फैला सकते हैं, क्योंकि वो इतने ताकतवर देश हैं।
जहां हमारा भारत उनसे पीछे है, ऐसे में हमारे लिए बहुत मुश्किल है। रही बात इसका विपक्ष उठाने की, तो आप ही बताइए कि पिछली शिक्षा नीति में जो 6% जीडीपी का देने के लिए कहा गया था, क्या वो दे गया? इसमें झूठे वादे कर हमारी सरकार इस बार भी मुकरेगी जिस तरह पिछले बार मुकरी थी, और मैं नहीं सोचता कि इस योजना में इसको साफ और सुथरे ढंग से लगाया जाएगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अब हम टीम सी के पक्ष के वक्ता को बुलाना चाहेंगे। टीम सी के पक्ष के वक्ता आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। सूचनाओं का ढेर थी मात्र सिद्धांतों का पुलिंदा था। आजाद भारत में भी मैकाले अब तक जिंदा था। नई शिक्षा नीति मगर व्यवहारिकता व मूल्यों की वाहक है। स्वावलंबन बढ़ाती ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक है। शुभ नमन। विषय के पक्ष में मैं अपने तर्कों के साथ उपस्थित हूँ। नाजुक कंधे, पीठ पर भारी बस्ते का बोझ, दुनिया को कौतुकता से देखती नन्ही आंखों में अभिभावकों के भारी भरकम सपने, मातृभाषा और स्कूली भाषा के भंवर में उलझा बचपन कब अपनी सृजनात्मक मौलिकता खो देता है पता ही नहीं चलता मान्यवर। जिस मातृभाषा में उसकी तोतली अभिव्यक्ति उसके अपनों को सम्मोहित कर देती है, विद्यालय की चार दीवारी के भीतर आते ही वही भाषा उसके लिए अजनबी बन जाती है। भाव गूंगे हो जाते हैं, क्षमताएं मौन हो जाती हैं, शब्द अनजान और व्यक्तित्व बौना हो जाता है। यहाँ परिचय होता है नई भाषा से, जिसे बोलने और समझने में उसे सालों साल लग जाते हैं। एक दूसरी भाषा में लिखना और पढ़ना, ये बाहरी मूल्यांकन उसे उसके स्व की पहचान से एक अलग पहचान देता है, जो वास्तव में एक थोपी गई पहचान है जो उसकी मनोदशा को विचलित करती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में शिक्षा का सार मन की एकाग्रता है, तथ्यों का संकलन नहीं, ज्ञान अंतर्निहित है। विश्व का असीम पुस्तकालय हमारे भीतर है और इसी मान्यता को स्वयं में समेटे स्व मूल्यांकन को प्रेरित करती एवं अनुभव आधारित ज्ञान का आलोक फैलाती यह शिक्षा नीति आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। अब मन के गहरे सागर से छिपे खजाने निकलेंगे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, चाणक्य, पाणिनि के जमाने निकलेंगे। कलम दवात छोड़ अब बचपन तितलियों संग उड़ान भरेगा। कला संगीत संग कोडिंग सीख स्वावलंबन का गान करेगा। प्राथमिक स्तर पर अपनी ही भाषा में देखे गए सपनों की अपनी ही भाषा में अभिव्यक्ति और माध्यमिक स्तर पर सीखे गए कौशल उसकी आजीविका का साधन तो बनेंगे ही, साथ ही साथ उच्च स्तर पर वह अपने निजी व्यवसाय की जरूरत के अनुसार अपनी उच्चतम शिक्षा को टुकड़ों में जारी रख सकता है मान्यवर। उच्च स्तर पर विदेशी विश्वविद्यालयों के देश में आगमन की व्यवस्था नवीन व पुरातन को साथ लेकर चलने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन लोगों को कहीं कोई असुविधा है या विरोध है, उन्हें मैं बता दूं कि नई शिक्षा नीति में पर्याप्त लचीलापन है। देश की विशाल जनसंख्या व सीमित संसाधनों का हवाला देकर जो इसके उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि केंद्र सरकार अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च करेगी, जो कि सर्व संसाधनों की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। सरकार ने इसके सभी सुझावों के क्रियान्वयन के लिए 2040 तक की समय अवधि निर्धारित की है मान्यवर। शिक्षा व्यवस्था एक उपवन की भांति है, जिसमें विषय धाराएं और विभिन्न कौशल पेड़ पौधे फूलों लताओं और पत्तियों की भांति है। ऐसे में यदि एक बालक को स्वेच्छा से फूलों का चयन कर गुलदस्ता बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, तो हर गुलदस्ता अनूठी सुंदरता के साथ साथ सृजनात्मकता और मौलिकता से परिपूर्ण होगा। स्वतंत्र रूप से लिया गया उसका यह निर्णय उसे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण करेगा, और ऐसा ही कुछ उद्देश्य शिक्षा नीति का भी है मान्यवर। अंत में चलते चलते दिव्य मोती छलका है ये दिव्य बुद्धि के खजाने से, अनेक लक्ष्यों का भेदन है ये केवल एक निशाने से। सौरभ बसा है मूल्यों का, स्वावलंबन की पुरवाई है, अब पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में देश ने ली अंगड़ाई है, देश ने ली अंगड़ाई है। धन्यवाद। अब टीम ई के प्रश्नकर्ता आए और अपना प्रश्न रखें।
महोदया, आपके अद्भुत वक्तव्य के लिए धन्यवाद। परंतु मेरा आपसे ये प्रश्न है कि 1974 में परमाणु परीक्षण में प्रतिबंध के बाद भी आत्मनिर्भरता, कोरोना महामारी में मास्क, सैनिटाइजर और वैक्सीन का उत्पादन, भारत ने हर स्थिति में स्वयं को आत्मनिर्भर सिद्ध किया है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि नई शिक्षा नीति कोई ऐसा नया चमत्कार नहीं कर रही कि वो भारत को और आत्मनिर्भर बना दे? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद मित्र। मैं निर्णायक मंडल की अनुमति से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। जैसे कि आपकी शंका है कि यह शिक्षा नीति हमारे देश को आत्मनिर्भर करेगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसी ये नीति कागजों पर दिखती है, उतना ही ये धरातल पर भी निखर कर आएगी। और आपकी सभी शंकाओं का समाधान मैं केवल एक दृष्टांत से देना चाहूंगी। याद कीजिए, लंका विजय के लिए सेतु निर्माण एक चुनौती थी, जिसमें ना ही कोई संसाधन दिखाई पड़ते थे और ना ही नन्हे वानरों में कोई कौशल। नल नील के परामर्श, श्री राम के आशीर्वाद और वानर सेना के विश्वास से एक विशाल लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया गया। और ऐसा ही ये शुभ लक्ष्य ये शिक्षा नीति भी है, जिसमें नीति कुशल व अनुभवी नल नील रूपी माता पिता व शिक्षकों का आशीर्वाद सदा साथ रहेगा। इसीलिए इस शिक्षा नीति पर मैं इतना ही कहूंगी, चलो रास्ते बेनिशां पैरों के बनाने के लिए, मंजिलें तो होती ही है पाने के लिए। हम तो वो हैं जो मिट्टी को भी मूरत कर दे, आंधियां काफी नहीं है हमको डराने के लिए। और इसके विरोध में जो आंधियां उठ रही है, तो वो आंधियां भी हमने खुद ही पाली है, तो जुनून भी पाला है उनको उड़ाने के लिए, तो जुनून भी पाला है उनको उड़ाने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं टीम सी के विपक्ष के वक्ता को बुलाना चाहूंगी। टीम सी विपक्ष के वक्ता अपना विचार प्रकट करें। कहीं भंवर जाल है भाषाओं का, तो कहीं पाठ्य विषयों की भरमार है। अगर मगर की डगर उलझाती, कदम कदम पर असमंजस अपार है। मोमबत्ती की लौ में पढ़ने वाले नौनिहालों को सपने जरूर डिजिटल स्कूल के करवाती है। धरातल पर पैर जमाए बिना ही उड़ान अंतरिक्ष कराती है, उड़ान अंतरिक्ष कराती है। शुभ नमन। विषय के विपक्ष में अपने तर्कों के साथ उपस्थित हूँ। प्रकृति की अनुपम देन, विशाल विस्तृत गहरे हिलोरे मारता समुद्र, जो हर नदी की छोटी बड़ी हर धारा को स्वयं में समाहित कर लेता है, उसमें एक नौसिखिए तैराक को, जिसे ना समुद्र की गहराई का भान हो, ना लहरों के वेग का, ना अपनी क्षमता का और किनारा भी नजर ना आ रहा हो, उसे मात्र इतना प्रलोभन देकर समुद्र में उतार दिया जाए कि जाओ, उस पार एक नया संसार जो संपन्नता से परिपूर्ण है तुम्हारी प्रतीक्षा में है। परिणाम पर विचार कीजिए। 2020 में तैयार की गई यह शिक्षा नीति भी कुछ ऐसी ही है। आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य में यह मात्र अस्पष्टता का पुलिंदा है। प्रारंभिक स्तर में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा इन्हें कूप मंडूक बना देने जैसा है। इसका दूसरा पहलू देखें तो इतने क्षेत्रीय भाषाओं के लिए इतने प्रशिक्षित अध्यापक व अन्य संसाधनों की आपूर्ति कैसे और कब तक होगी? तर्क दिया जाता है कि 2040 तक सभी संसाधन जुटाकर इस नीति को सुचारू रूप से लागू कर दिया जाएगा। तो मान्यवर हर 20 वर्ष बाद तो पीढ़ियों का अंतराल आ जाता है। कक्षा 9 तथा 10 में 80 में से तथा 11 और 12 में 116 में से 5 विषयों का चुनाव, विषयी धाराओं का विलीनीकरण मात्र अस्पष्टता का जाल है। जिस अवस्था में उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसमें इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद छोड़ देना भविष्य की एक भयावह स्थिति की ओर संकेत करता है। मैं चिंतित हूँ उन दुर्गम क्षेत्रों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों, अध्यापकों व प्रबंधन के लिए जिन्हें इस नीति का लेश मात्र भी भान नहीं। मंचीय विचार विमर्श की तो बात ही छोड़िए। विद्यालय स्तर पर इस नीति का क्रियान्वयन हथेली पर सरसों उगाने जैसा ही है। कल्पना कीजिए, भाषा के कालांश में कक्षा के 40 छात्र अलग अलग 20 भाषाओं का चुनाव कर ले, तो समय सारणी बनाने से लेकर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति तक क्या वास्तव में इतना सरल होगा? उच्च शिक्षा अर्थात भावी जीवन की तैयारी, पर कैसे
क्योंकि स्नातक व परास्नातक स्तर पर तो प्रवेश परीक्षा ने उन छात्रों के लिए द्वार ही बंद कर दिए जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण ही ना हो पाए। किसी भी पाठ्यक्रम को कभी भी छोड़ देना फिर कभी भी शुरू करना अनुशासनहीन और स्वच्छंद समाज का निर्माण करेगा, आत्मनिर्भर भारत का नहीं। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र 2 लाख लोगों के मत को ध्यान में रखकर इस नीति का निर्धारण कर देना कहां तक तर्कसंगत है। मान्यवर जिन्होंने इस नीति को गहन विचार विमर्श और अनवरत प्रयास के साथ आकार दिया है, मुझे उनके शुभ संकल्पों में शंका नहीं, पर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कुछ ऐसे होने चाहिए थे। शिक्षा व्यवस्था के गहरे सागर में भेजने से पूर्व इस सागर को पार करने के लिए निश्चित कश्तियां तैयार की जाती, प्रशिक्षित नाविक रखे जाते, धुंधली आंखों से असमंजस का पर्दा हटाकर मछली की आंख के भांति लक्ष्य स्पष्ट दिखाया जाता, दूरदर्शिता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता। धन्यवाद। अब टीम ई के प्रश्नकर्ता टीम सी के विपक्ष के वक्ता से अपना सवाल करें। महोदया, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम भारतीयों की आज़ादी के समय से ही ये मानसिकता रही है कि हमने विदेशी सामानों को स्वदेशी से बेहतर माना है। तो ऐसे में क्या हमारी पुरानी शिक्षा नीति, जिसमें एक विदेशी भाषा ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर पाएगी? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद मित्र। अब निर्णायक मंडल की अनुमति से मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी। मेरा विरोध मातृभाषा में शिक्षण से नहीं अपितु मातृभाषा से शिक्षण है। मैं वर्तमान व्यवस्था की पक्षधर हूँ जिसमें बच्चे को शुरू से ही अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान दिया जाता है, जिससे वो विदेशी भाषाओं से स्वाभाविक रूप से पारंगत होता है। और जैसे कि आपकी शंका है, तो बस मान लिया सब कुछ होगा, बस मान लिया सब कुछ होगा, पर यथार्थ में मुट्ठी खाली है मृग मरीचिका मात्र ये जो दिखती सोने की थाली है। मेरे मित्र, इस नीति के प्रति जो आपका आकर्षण है वो केवल सुझावों पर आधारित है। अभी सुझावों को धरातल पर उतरने में, व्यवहारिक रूप लेने में, इससे आने वाली बाधाओं और असफल परिणामों पर आपका ध्यान नहीं। व्यवहारिकता में उतारे बिना इस नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता कि ये देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। नीतियां सदैव आकर्षक रही हैं, पर व्यवहारिकता का पहलू सत्य से कोसों दूर हो जाता है। अंत में मेरा तो मात्र यही कहना है कि शिक्षा तो सदैव अनुशासित है, पर ये नीति ही आत्मनिर्भरता में सहायक है, ये कथन कुछ मिथ्या परिभाषित है। धन्यवाद। क्रमानुसार आगे बढ़ते हुए अब हम टीम डी के पक्ष के वक्ता को आमंत्रित करते हैं। वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। करोड़ की विशाल जनसंख्या वाले देश में केवल 77.7% साक्षरता दर, आयात में 8वां स्थान, देश में 1000 लोगों पर केवल 1.34 चिकित्सक और 5.6 शिक्षकों का अनुपात है। आजादी के 75 वर्षों बाद भी यह स्थिति क्यों? नमस्कार परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंडल, पूज्य गुरुजन एवं प्यारे प्रिय साथियों, मैं इस बात के पुरजोर समर्थन में हूं कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक है। इसकी मुख्य बात भारत में 100% साक्षरता दर प्राप्त करना और 2030 तक 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना है। इसके 5 मुख्य आधार स्तंभ है: सब तक पहुंच, भागीदारी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सस्ती शिक्षा और जवाबदेही। शिक्षा को 5, 3, 3, 4 के स्तर पर विभाजित कर कक्षा 5वीं तक मातृभाषा व स्थानीय भाषा में अध्ययन करने का प्रावधान है। इसके तहत कौशल विकास पर विशेष बल देते हुए कृत्रिम योग्यता, सांकेतिक भाषा आदि को सीखने के लिए अटल कार्यशालाओं की बनाए जाने की व्यवस्था है।
तो 9वीं कक्षा से ही विद्यार्थी रुचि अनुसार व्यावसायिक शिक्षा जैसे बागवानी, सिलाई, बुनाई, औषधि व बढ़ईगिरी आदि को पढ़ उच्च स्तर तक उसमें दक्षता अर्जित कर सकता है। इस स्तर पर नामांकन अनुपात 26.3%